स्वागत है आपका द लाइशियम पर। थोड़ा सा पहले मैं सारी बातें बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि द लाइशियम है क्या। ठीक है, द लाइशियम एक हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वही है द लाइशियम। अब ये इस द लाइशियम के नाम का क्या अर्थ होता है? तो द लाइशियम का मतलब होता है आ और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक शैक्षणिक संस्थान। द लाइशियम एक ग्रीक वर्ड है जिसके आधार पर उसका मतलब होता है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक शैक्षणिक संस्थान। तो द लाइशियम एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी पूरी टीम बहुत सारे कंटेंट आपको उपलब्ध कराती है। तो अभी तक जब आप द लाइशियम पर जाके देखेंगे और उसकी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए जो सिविल सर्विस हमारे परीक्षाएं हैं, सिविल सेवा के जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए पॉलिटी का कंटेंट वहाँ पर है। और उसके साथ साथ एनटीए नेट जेआरएफ सोशोलॉजी विद आईखान, वो भी कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। तो अभी तक हमारे द लाइशियम पर दो तरह के कंटेंट उपलब्ध थे। एक तो यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए पॉलिटी का आपको वहाँ पर कंटेंट मिलेगा, विषय वस्तु मिलेगी। और दूसरी बात, सोशोलॉजी का जो नेट जेआरएफ का पेपर है यूजीसी एनटीए द्वारा कराया जाता है, उसके लिए भी आपको फ्री जो वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो आईखान के वहाँ मिलेंगे। तो अभी मैं आज आया हूँ और ये वीडियो आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, इसका लक्ष्य क्या है, अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखिए, हमारी द लाइशियम की टीम जो है, मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन और हमारे दूसरे जो कलीग हैं डॉक्टर हसन इमाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एंड आई एम द फैकल्टी एट मुखर्जी नगर, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस PSIR। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था आज से कुछ समय पहले, और वहाँ हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो एनटीए का पेपर है पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ के लिए, उसका एक पेड बैच हम लोग पढ़ा रहे थे और एक के धीरे धीरे वो हमारे पेड बैच बनते जा रहे हैं। तो अभी हमारे जो पेड बैच के स्टूडेंट्स थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, किसी को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी या किसी को टाइमिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की है और कुछ हमारे पेड ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि सर जो आपका कंटेंट है, आप पेड ग्रुप में जो कंटेंट पढ़ाते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है फॉर द यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए। कहा कि उसको आप बच्चों को भी उपलब्ध कराइए यूट्यूब पर। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है, स्टेटस होता है, वैसा नहीं होता है कि फीस देकर वो उसको ज्वाइन कर सकें। तो हमारी टीम ने, मैंने, डॉक्टर फैयाज हुसैन, डॉक्टर हसन इमाम और आई खान सर ने ये एक प्रोग्राम बनाया है कि कैसे यूट्यूब पर जो है, जो कंटेंट अभी तक हम अपना फीस में दे रहे थे, पेड बच्चों को दे रहे थे, वही कंटेंट यूट्यूब पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा पाएँ, जिससे कि हमारे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, बेनिफिशियरी हैं ही, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे और हैं जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे और किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन बच्चों को भी अपनी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिल सके। तो ये जो वीडियो मैं आपके साथ आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अब एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट भी आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहेगा और मिलेगा। आप द लाइशियम की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, जल्दी ही वहाँ वीडियोज़ की हम लोग लाइन लगाने वाले हैं। पूरा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का जो है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, राइट। और हम लोग दो लोग जो हैं, पूरा एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो टीचर मिलकर एक ही सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस होगा, उस पूरे सिलेबस को मैं अकेले कवर नहीं कराऊंगा, उस सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। हम तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। उस सिलेबस को जो कवर कराएंगे वो मैं कराऊंगा, डॉक्टर फैयाज हुसैन, और दूसरे जो मेरे सहयोगी हैं वो डॉक्टर हसन इमाम। हम दोनों लोग मिलकर एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस को द लाइशियम की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दो चीज़ें हैं एनटीए नेट जेआरएफ के इतिहास में, दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्या होने वाली हैं। एक तो एक ही विषय को दो टीचर पढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात है कि पूरा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर एक ही सब्जेक्ट को दो टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसका भी एक, हम लोगों ने जब इस बात को तैयार किया और ऐसा कहा, तो हमने कहा कि इसके भी पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो टीचर अक्सर होता है सिलेबस, वो एक ही टीचर पढ़ा देता है। लेकिन जेआरएफ, देखो नेट निकालना बच्चों आसान है पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन जेआरएफ निकालने के लिए आपको फैक्ट्स के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तथ्यों के साथ साथ आपको अवधारणात्मक समझ होनी ही चाहिए। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि मैंने कहा कि मैं वही पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, वही टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑफ द सिलेबस जिन पर मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि हम लोगों का टारगेट है, चाहे यूट्यूब पर अब हम पढ़ा रहे हैं, चाहे हमारे जो पेड बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं,
हमारा टारगेट होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे आप JRF क्वालिफाई करें। ऐसे नहीं कि एक बार नेट हो गया, फिर नेट हो रहा है, फिर JRF रह रहा है। हमारा जो कंटेंट क्रिएट किया गया है, कंटेंट जो बनाया गया है, वो JRF कैसे क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में, उसी को हमने ध्यान में रख के पूरा कंटेंट अपना तैयार किया हुआ है बच्चों, समझे। तो इसीलिए हमने कहा कि मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा सिलेबस के, और कुछ टॉपिक जो है हमारे सहयोगी डॉक्टर हसन इमाम साहब आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, राइट। तो ये तो बात हुई कि मैं आपके साथ इस चर्चा में क्यों आया, ये वीडियो में आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर हमारा द लाइसेंस प्लेटफॉर्म क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्रतियोगी परीक्षा, जो कि MA कर रहे या एकेडमिक्स जुड़े हुए, या जो बच्चे आएंगे PhD करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों का यह एक स्वप्न होता है, एक सपना होता है कि वो अपने सब्जेक्ट में नेट JRF क्वालिफाई करें। और पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एक बहुत बड़ी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट अपना होता है। तो नेट JRF पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वालिफाई करें कम से कम समय में, उसकी रणनीति का डिस्कशन करने मैं आपके साथ आज आया हूँ। उसका क्या है, स्ट्रेटजी का डिस्कशन करने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, PCS का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, या फिर आपका अपना NTA नेट JRF पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेटा कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम उन चीज़ों को समझ लेंगे, उन चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, उन चीज़ों को अपने दिमाग में रख लेंगे, तो हमारी सफलता का चांस बढ़ जाता है। और वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम से बैठा लेना है। अब वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं। पहली चीज़ होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बच्चों, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना, पहली चीज़ होती है उस प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस। आपका पहली चीज़ होती है सिलेबस। अगर आपने सिलेबस याद कर लिया, इससे पहले ही हमारा जो पेड ग्रुप है द लाइसियम का पॉलिटिकल साइंस का, उस पर मैंने सेमिनार कराया था, उसमें 2 बच्चे आए थे जो सिलेक्टेड थे, दोनों बच्चे आपके, जो आपका पिछली बार JRF का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ था। दोनों ही बच्चों ने एक ही बात कही, क्या कहा कि आपको सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक याद होना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट याद होना चाहिए। सिलेबस का इंपॉर्टेंस इतना है बेटा कि सिलेबस से ही पूरा आपका पेपर आता है। कोई सा भी पेपर हो, दुनिया का कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सिलेबस का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिलेबस हमेशा बना रहता है। तो इसलिए सिलेबस पहली चीज़ है। सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपके पास रखा हो, दीवार पर चिपका हुआ हो, बिल्कुल नहीं। सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए सिलेबस। आपसे अगर कोई पूछ ले कि डेमोक्रेसी कहाँ लिखी है नेट JRF के सिलेबस में, पॉलिटिकल साइंस में, तो आप तुरंत बताएंगे कि यूनिट 1 में जो पॉलिटिकल थियरी है, कंसेप्ट में जाकर जो है डेमोक्रेसी लिखी हुई है। याद होना चाहिए आपको सिलेबस। तो पहली बात है सिलेबस। पहली बात क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा सिलेबस। ठीक, सबसे पहले क्या हो गया जिस पर हम बात कर रहे हैं, सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, सिलेबस। पहली बात सिलेबस, एक होता है सिलेबस। दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, समझ रहे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, वो भी सिलेबस के जितने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सिलेबस के आधार पर ही पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं, मतलब क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। जब एग्जामिनर को क्वेश्चंस बनाने के लिए कहा जाता है, जब किसी भी जो परीक्षक होता है उसे क्वेश्चन बनाने के लिए दिए जाते हैं, तो उसे क्या दिया जाता है, तो उसे सिलेबस ही दिया जाता है। और आज अगर किसी एग्जामिनर को पेपर बनाने के लिए दिया जा रहा है तो उसे क्या दिया जाएगा, उसे सिलेबस दिया जाएगा और उसे पिछले सालों के प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है आपके एग्ज़ाम का सिलेबस। दूसरी चीज़ क्या है, उस एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए पिछले सालों के प्रश्न पत्र, और वो प्रश्न पत्रों का मतलब है वो क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए। अगर कोई डेमोक्रेसी में बात कर रहा है, कोई टीचर आपसे डेमोक्रेसी पढ़ा रहा है, कोई टीचर पावर पढ़ा रहा है, सिटीजनशिप पढ़ा रहा है, फॉरेन पॉलिसी पढ़ा रहा है, रियलिस्ट थिंकर, आइडियलिस्ट थिंकर पढ़ा रहा है, तो उन पर आए हुए सवाल जो है वो आपको याद होने चाहिए बेटा, तब जाके JRF क्वालिफाई होता है। नेट क्वालिफाई करना ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन JRF क्वालिफाई करना बच्चों इतना आसान काम नहीं है। इसलिए आपको पहला काम क्या करना है कि पहले तो आपको सिलेबस याद करना है, फिर आपको अभी तक जो नेट JRF पॉलिटिकल साइंस में आपके सवाल पूछे गए हैं वो सवाल आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो चीज़ आती है मेंटोर्स की, टीचर्स की, हम लोगों का आता है।
अब हम लोग, अब आप कहोगे सर इसके बाद क्या बचा हुआ है, इसके बाद ही तो बचा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बच्चों बहुत बड़ा है डियर स्टूडेंट, समझ रहे हो। और पिछले साल जो सवाल पूछे गए हैं वो भी बहुत सवाल हैं, तो उन सवालों को कैसे कंसेप्ट के रूप में पूरे पूरे सिलेबस को, समझ रहे हैं बच्चों, पूरे सिलेबस को, कितनी यूनिट है हमारी, देखो 10 यूनिट है हमारी, पूरी 10 यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है 10 यूनिट है। पहली यूनिट से लेके, पहली यूनिट किस चीज़ की आपकी, पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी की, पहली यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी, और 10वीं यूनिट हमारी किस चीज़ की बच्चों, 10वीं यूनिट हमारी जो है वो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये 10 यूनिट को कैसे एक सब्जेक्ट के तौर पर, ऐसा नहीं है कि यूनिट सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई हैं, सारा पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस के टॉपिक हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराते भी हैं। तो कैसे इस 10 यूनिट को हमें कम से कम समय में, कैसे इस पूरे 10 यूनिट्स को बांधना है, उनको समझना है, कैसे यूनिट्स को एक सब्जेक्ट्स बना देना है। ऐसा नहीं है कि जब ये सिलेबस तैयार किया जा रहा होगा तो जो एग्जामिनर होंगे या सिलेबस तैयार करने वाले होंगे वो बैठे होंगे बस उन्होंने एक सिलेबस तैयार कर दिया होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एक सब्जेक्ट के तौर पर उन्होंने सिलेबस तैयार किया हुआ है। वो आपसे बीए के 3 साल, एमए के 2 साल, पूरे 5 साल जो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है बच्चों, उस पॉलिटिकल साइंस को आपसे पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो 5 साल की तैयारी आपकी है, वो तैयारी आप जो है वो एग्जाम में जाकर 100 सवाल पॉलिटिकल साइंस के लगाएं, और उन 100 सवालों को बनाना चाहते हैं, वो 5 साल की तैयारी का निचोड़ लेना चाहते हैं आपसे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस केवल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बता रहा है कि 5 साल आपने क्या पढ़ा है, उस पूरे 5 साल को आप फिर से तैयार करिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से तैयार करिए, उसको रटिए, और फिर जाके एग्जाम में जो है उसको आप प्रेजेंट करिए, प्रस्तुत करिए, तब जाके आप नेट JRF हो पाएंगे पॉलिटिकल साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में, समझे। तो पहला काम हमारा क्या है, सिलेबस, दूसरा काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद तीसरा काम जो आता है वो आता है मेंटोर्स का, टीचर्स का, कि वो उस पूरे सिलेबस को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में बिल्ड करें, और फिर उसमें फैक्ट्स को इंक्लूड करके आपको कम से कम समय में एक विषय की समझ विकसित करें आपके दिमाग में, जिससे आप जाकर एग्जाम में जो आपके प्रश्नों की प्रकृति है, जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन है, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, उसको समझ सकें, और उसको सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ, और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। तो ये हम लोगों का काम है। तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, कौन सा, आपको सिलेबस, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मेंटोर, ये 3 चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आपकी सफलता का जो परसेंटेज है, सफलता की जो दर है वो बढ़ जाती है, और कम समय में हम इतने बड़े सिलेबस को, पॉलिटिकल साइंस को कवर कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, और पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है तो वो सिलेबस इतना लेंदी है तो उसको कम समय में कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है हमारा NTA NET JRF का, वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है, 10 भागों में विभाजित है, 10 भागों में, और हर एक भाग में बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो उन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जो पहला पॉइंट है हमारा, पहला यूनिट है, वो किस चीज़ का है, पॉलिटिकल थ्योरी का है हमारा, समझे, किसका है बच्चों, पॉलिटिकल थ्योरी का है। अभी पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या आ रहा है, राजनीतिक सिद्धांत आपसे क्या पूछ रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी है ये, ठीक है, पेन अभी नहीं चल रहा है, कोई बात। हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का है पहला सिलेबस। पॉलिटिकल थ्योरी में लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, राइट है, डेमोक्रेसी है, पावर है, सिटीजनशिप है। फिर उसने पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पूछे जिन्हें हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है। तो ये एक एक वर्ड लिख दिए हैं, एक एक आइडियोलॉजी लिख दी। लिबरलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है, सोशलिज्म अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, इकोलॉजी, मल्टी। और देखो ये जो सिलेबस में लिखे हुए हैं ना कि लिबरलिज्म के अगेंस्ट में कंजर्वेटिव आया, फिर बाद में सोशलिज्म आया, मार्क्सिज्म आया, फेमिनिज्म आया, इकोलॉजिज्म आया, मल्टीकल्चरलिज्म आया, पोस्ट मॉडर्निज्म आया। तो सिलेबस ऐसे उठा के नहीं लिख दिया है उन्होंने। जब हम इस सिलेबस की बात कर रहे हैं तो इस सिलेबस की क्या बात कर रहे हैं, इस सिलेबस की क्या बात कर रहे हैं आप, इस सिलेबस की बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ तो रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी का ये सिलेबस है ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। ये कैसे लिख दिया गया है कि पहले लिबरल, ये सब सीक्वेंस से लिखे हुए हैं। तो यही तो पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब हम सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो सिलेबस में केवल पॉइंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये भी समझना है कि लिबरलिज्म के बाद कंजर्वेटिज्म क्यों लिखा गया है, कंजर्वेटिज्म के बाद सोशलिज्म क्यों लिखा गया है, सोशलिज्म के बाद मार्क्सिज्म क्यों लिखा गया है, मार्क्सिज्म के बाद फेमिनिज्म क्यों लिखा गया है, फेमिनिज्म के बाद इकोलॉजिज्म क्यों लिखा गया है, फिर उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म लिखा है, एंड देन क्या लिखा है, पोस्ट मॉडर्निज्म।
तो क्या हमारा सिलेबस हमें ये भी बता रहा है कि इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का इमरजेंस जो हुआ है वो इसी सीक्वेंस में हुआ है? ऐसा नहीं है कि सिलेबस पढ़ लेते हैं, सिलेबस से बहुत कुछ सीखा भी जाता है। बच्चों क्या सीख रहे हैं कि पहले लिबरलिज्म आया, कंजर्वेटिज्म आया, सोशलिज्म आया, मार्क्सिज्म आया, फेमिनिज्म आया, इकोलॉजी। तो ये हमें ये भी बता रहा है कि इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ भी है। समझ रहे हैं आप? ये चीज़ें सिलेबस को जब हम पढ़ते हैं तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब हम पॉलिटिकल ट्रेडिशंस या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं या राजनीतिक विचारधाराएं पढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में पढ़ें कि पहले हम उदारवाद पढ़ें, कंजर्वेटिज्म पढ़ें, सोशलिज्म पढ़ें, मार्क्सिज्म पढ़ें। यही सिलेबस हमें बता रहा है। जब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तभी जाके हमारे क्वेश्चंस जो हैं सही होंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस वो केवल लिबरलिज्म से नहीं पूछ रहा है, केवल सोशलिज्म से नहीं पूछ रहा है, वो लिबरलिज्म, कंजर्वेटिव, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म को मिक्स करके सवाल पूछ दे रहा है। तो ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। सिलेबस जो लिखा है ऐसा नहीं है कि बस लिख दिया है उन्होंने सिलेबस, ठीक है, अब ऊपर लिखा इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, राइट है, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल लिख दिया है उन्होंने। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर अब हम बात करें दूसरे हमारी यूनिट की, तो ये हमने एक यूनिट की बात करी, अभी हम बात करते हैं दूसरी यूनिट की, ठीक है। चलो दूसरी यूनिट में देखो, दूसरी यूनिट में बेटा क्या है आपका, दूसरी यूनिट में है पॉलिटिकल थॉट। सबसे पहले हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, अब पढ़ना है पॉलिटिकल थॉट। अभी एक चीज़ और समझो कि उन्होंने पहले कहा पॉलिटिकल थ्योरी को सिलेबस में लिखा, राइट, और फिर लिखा पॉलिटिकल थॉट को। तो क्या जो लोग सिलेबस बना रहे होंगे बस उनके मन में आया इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पहले दे दिया, पॉलिटिकल थॉट बाद में दे दिया? क्या सिलेबस केवल इतना बताता है कि पहले हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है फिर पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है? अगर उन्होंने यूनिट 1 में पॉलिटिकल थ्योरी रखा है और यूनिट 2 में पॉलिटिकल थॉट रखा है, तो इसकी भी रीजनिंग है, इसके पीछे भी कोई एक कारण है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में था तो उन्होंने पहले पॉलिटिकल थ्योरी रख दिया, बाद में पॉलिटिकल थॉट रख दिया। देखिए बहुत सारे, किसी टीचर्स की, मैं टीचर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अध्यापकों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे यूट्यूब पर टीचर पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो पॉलिटिकल थॉट से शुरू कर देते हैं पढ़ाना। अगर पॉलिटिकल थॉट से आप किस पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यूजीसी नेट जेआरएफ के बनाए हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। यू आर गोइंग टू द अगेंस्ट द सिलेबस ऑफ द एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पहली यूनिट उन्होंने क्या रखी है, पॉलिटिकल थ्योरी रखी है। पॉलिटिकल थ्योरी का ही एप्लीकेशन बच्चों क्या है, पॉलिटिकल थॉट होता है। राजनीतिक विचारधारा का ही व्यवहारिक चीज़ को क्या बोलते हैं, राजनीतिक हमारे विचारक हैं। जैसे मैकियावेली है, मैकियावेली लिबरलिज्म से जुड़े हुए हैं, कंजर्वेटिव से जुड़े हुए हैं, मार्क्सिज्म, मार्क्स किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रामसी किससे जुड़ा हुआ है, एन्ना हैरेंट जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, माओ जो है किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे, प्लेटो है, कन्फ्यूशियस है, मैकियावेली है, ये सारे जो थिंकर्स हैं, ये सारे जो विचारक हैं, ऊपर दिए गए पॉइंट की विचारधाराओं से ही जुड़े हुए हैं। अगर पहले हम थिंकर समझ लेंगे, बाद में जाके राजनीतिक विचारधारा समझेंगे, तो बच्चों में गारंटी देता हूँ कभी भी पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ये सिलेबस जो बनाया है वो किसी बच्चे ने तो बनाया नहीं है, ये सब पॉलिटिकल साइंस के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने बनाया है सिलेबस। मैं इस पूरे लेक्चर में आपको एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की महत्ता, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ कि अगर उन्होंने इस क्रम में लिखा है तो क्यों लिखा है, समझ रहे हो। अगर हम पहले थॉट पढ़ लेंगे बाद में थ्योरी पढ़ेंगे तो दिक्कत है, कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी। आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे, जेआरएफ के लिए आपको जान झोंक देंगे आप, फिर भी आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस क्यों लिखा गया, पहले थ्योरी क्यों लिखी, फिर पॉलिटिकल थॉट क्यों लिखा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझोगे तो तैयारी अधूरी रहेगी हमेशा। और चलो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर भी लिया, तब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में बच्चों दिक्कत आएगी भविष्य में, समझे। केवल नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेना ही जीवन नहीं है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मेरे, बहुत सारे, हम लोग भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने पहुँचे कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है, बच्चे कुछ पूछ ले रहे हैं, बेइज्जती हो जा रही है। इसलिए जो सिलेबस हमारा फॉर्मेट किया गया है एनटीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस का, वो सिलेबस जिस हिसाब से बनाया है वो किसी बच्चे ने नहीं, प्रोफेसर ने बनाया है। तो ये चीज़ें जिस हिसाब से सेट की गई हैं उसी हिसाब से पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है, पहले पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है। पहले क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है। पॉलिटिकल थ्योरी के बाद क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, क्योंकि थॉट क्या है, एप्लीकेशन है ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। अब आ जाओ, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा अब है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, थॉट है,
दूसरे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट था, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। तो पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्यों पढ़ना है हमें? इसका भी कुछ लॉजिक होना चाहिए। क्या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट अलग अलग हैं, या उनमें भी कुछ लिंक जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो पुराने पॉलिटिकल थॉट है, और पुराने पॉलिटिकल थॉट के साथ साथ क्या माना जाता है, उन्हें ऑथेंटिक पॉलिटिकल थॉट माना जाता है। और जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने लगभग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर ही कुछ कुछ बातों को इधर उधर घुमा फिरा के लिखा है। ऐसे पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्यों नहीं लिखा? आखिर यूजीसी एनटीए नेट वाले आपसे दूसरी यूनिट में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? पहले दूसरी यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट रख देते, दूसरे यूनिट में क्या रख देते, इंडियन पॉलिटिकल थॉट रख देते, तीसरे में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रखते। नहीं, ये उन्होंने अगर ऐसा बनाया है, ऐसे रखा है, तो इसका कुछ लॉजिक होगा, और उसका लॉजिक यही है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो उन्हीं चीज़ों को इंडियन पर्सपेक्टिव में आपको समझना है, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो ग्लोबली पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, जबकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चौथा आपका टॉपिक क्या है? चौथा आपका टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच है कि इंस्टीट्यूशनल हमारी अप्रोच है, पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, कॉलोनी क्या है, कॉलोनाइजेशन, नेशनलाइजेशन क्या है, स्टेट थ्योरी क्या है, ठीक है। अभी देखो कि अगर आपने, अब यह है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों रखा है? अगर आपने थ्योरी पढ़ ली, अगर आपने थॉट पढ़ लिए, तो क्या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तभी तो समझोगे जब आप थ्योरी पढ़ लोगे, थॉट पढ़ लोगे, तभी तो आप विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक देश हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं, उनका कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर चौथी यूनिट में रखा है तो उसका भी लॉजिक है, समझ रहे हैं आप? ये ऐसे सिलेबस नहीं रखा गया है। और उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल रिलेशन, समझ रहे हो? इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी देखो, एक बात याद रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी वो आपसे क्या पढ़वा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे पहले आपसे पढ़वा रहे हैं अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणा पढ़वा रहे हैं, मतलब कि यहाँ भी किस पर ध्यान दे रहे हैं? वो यहाँ भी आपको थ्योरी पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि पहले थ्योरी पढ़ो, पहले आइडियलिज्म पढ़ो, रियलिज्म पढ़ो, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म पढ़ो, न्यू लिबरलिज्म पढ़ो, न्यू रियलिज्म पढ़ो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ो, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी पढ़वा रहे हैं। थ्योरी के बाद फिर वो आपसे क्या कह रहे हैं कि बाद में जाके आप चीज़ों को समझो, इंटरनेशनल रिलेशन को समझो। तो थ्योरी अगर वो सबसे पहले दे रहे हैं तो थ्योरी देने का उनका एक लॉजिक है। देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्या दिया उन्होंने? थ्योरी दिया। पहले क्या दिया? पहले सिद्धांत पर उन्होंने बल दिया, उसके बाद फिर वो थिंकर पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस शुरू हो रहा है तो वहाँ भी सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले थ्योरीज पढ़नी है। अब मान लो कोई टीचर है, टीचर थ्योरी से पकड़ नहीं है बेचारा, वो कहाँ से शुरू कर देगा? वो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से शुरू कर देगा। वो कहाँ से कर देगा? पॉलिटिकल इकोनॉमी से शुरू कर देगा, फॉरेन पॉलिसी से शुरू कर देंगे। फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो आइडियोलॉजीज हैं, जो अप्रोचेज हैं, जो थ्योरीज हैं, उनका एप्लीकेशन ही तो है विदेश नीति। तो विदेश नीति हम पहले नहीं पढ़ सकते। फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी पढ़ने से पहले बच्चों हमें जब पढ़ना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज। तो मैं ये लिंक बता रहा हूँ कि क्या है। अगर आप पहले इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तभी जाके आप क्या पढ़वाओगे? इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। अगर वो 6वीं यूनिट में आपको फॉरेन पॉलिसी दे रहे हैं और उससे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको? उससे पहले उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है वो आपको ये बता रहे हैं कि पहले आप थ्योरी पढ़ो, फिर फॉरेन पॉलिसी पढ़ो। पहले फॉरेन पॉलिसी पढ़ लोगे, बाद में थ्योरी पढ़ोगे, पढ़ तो लोगे, समझ कुछ नहीं आने वाला। पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं आने वाला। हर विषय को पढ़ने की बच्चों डियर स्टूडेंट्स एक अप्रोच होती है। जीआरएफ निकालना है तो उसी अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा। मन से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर सोचो कि मार्केट से कोई गाइड उठा लें और उस गाइड से पढ़ लें तब समस्या आनी तय है, निश्चित है, कन्फर्म है। वो सिलेबस बना रहे हैं एनटीए वाले, यूजीसी वाले, नेट जेआरएफ की सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का बना रहे हैं, तो उनके दिमाग में कुछ तो काम कर रहा है, तभी तो उन्होंने पहले थ्योरी दी फिर फॉरेन पॉलिसी दी। हम पहले फॉरेन पॉलिसी पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है कि यूजीसी के नेट जेआरएफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? फिर है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अब आई भारत की बात। जब आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पढ़ लिए, आपने राजनीति के पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज पढ़ ली, आइडियोलॉजीज पढ़ ली,
अब वो बात कर रहे हैं कि भारत के संदर्भ में पॉलिटिक्स क्या है। अभी भारत की पॉलिटिक्स को समझना आसान हो जाएगा, अभी भारत की राजनीति को समझना आसान हो जाएगा कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान बनने के क्या क्या तरीके थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कंपोजिशन क्या था, आइडियोलॉजिकल मूविंग्स क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या थी, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लिबरलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मिक्स्ड उसमें बात की गई है, हमारी लिबरलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें तभी तो समझोगे जब थ्योरी समझ पाओगे बच्चों। ऐसा नहीं है कि सिलेबस बस उनके मन में आया है और वो बनाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ना, ये सब एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। किस चीज़ का एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज, तभी तो समझ पाओगे, समझे। अब आगे आ जाओ सिलेबस में, देख लो। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है, तभी जब आप इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझोगे तब प्रोसेस समझोगे। और फिर आप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया उसने, समझ लो। आपके सिलेबस में क्या दे दिया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक तो पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अलग आपका टॉपिक है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे पहले आपको क्या पढ़ा रहे हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल याद रखना, थ्योरी, थ्योरी, सब थ्योरी पे बात चल रही है, ठीक है, पूरा थ्योरी पे बात चल रही है। पहले लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी पढ़ोगे, जब थ्योरी पढ़ लोगे तब आगे बढ़ाएंगे वो आपको, तब फिर भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे वो आपको। पहले आपसे क्या कह रहे हैं कि पहले कह रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी समझो कि लोक प्रशासन क्या है, फिर भारत में लोक प्रशासन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझो और फिर क्या समझो? फिर समझो भारत में लोक प्रशासन। पहले समझो व्हाट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन आपको समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो बच्चों ध्यान दो, देख लो शुरू से फिर समझ लो। सिलेबस जो बनाया गया है हवा में नहीं बनाया है उन्होंने, हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की दूसरी ब्रांच लोक प्रशासन है, और पॉलिटिकल साइंस क्या है? और है इंटरनेशनल रिलेशन। एक तो राजनीति विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, और लोक प्रशासन। तो चाहे वो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़वा रहे हों, या फिर आपका दूसरा पेपर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़वा रहे हों, या फिर लोक प्रशासन पढ़वा रहे हों, तीनों में पहले किसको रख रहे हैं? पहले ध्यान दे रहे हैं, वो पहली बात कर रहे हैं थ्योरी की, उसके बाद जा रहे हैं थॉट पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी ऐसे ही कर रहे हैं कि पहले कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ो। और वहाँ लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कह रहे हैं कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी पढ़ो, फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में जाओ। और इन सब थ्योरी को जब पढ़ लोगे तब भारत का संविधान समझ आ जाएगा, समझे। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है हमारा NTA NET JRF पॉलिटिकल साइंस का, वही हमें बता रहा है कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। इस हिसाब से पढ़ोगे, इस दृष्टिकोण से पढ़ोगे, इस अप्रोच से पढ़ोगे तो सफलता आसान होगी, सफलता जल्दी मिलेगी, कम समय में मिलेगी। और अपने हिसाब से पढ़ोगे, पहले थॉट पढ़ लिया, पहले भारत में लोक प्रशासन पढ़ लिया, फिर लोक प्रशासन की सिद्धांत पढ़ लिए, पहले पॉलिटिकल थॉट पढ़ लिया, फिर पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ ली, तब सब गड़बड़ रहेगा, यहाँ वहाँ रहेगा दिमाग में। ऐसे नहीं पढ़ना है। सिलेबस को सिस्टमेटिकली, सिलेबस को सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सफलता निश्चित है, सफलता मिलना तय है। तो मैंने ये नहीं बताया कि सिलेबस में क्या क्या लिखा है, बिल्कुल नहीं, ये तो आपको आप भी पढ़ सकते हैं। ये डिस्कशन करना है कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने बताया आपको, मेरी पूरे लेक्चर का अगर मैं कहूं कि उसका जीस्ट क्या है, तो उसका जीस्ट ये निकला है कि आपको तैयारी सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग करनी है। पहले थ्योरी लिखी है तो पहले थ्योरी पढ़ो, फिर थॉट पढ़ो। पहले IR पढ़ रहे हो तो IR में थ्योरी लिखी है तो पहले IR की थ्योरीज पढ़ो, फिर फॉरेन पॉलिसी पढ़ो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहले थ्योरीज पढ़ो, बाद में जाके भारत में लोक प्रशासन को समझो। यही है तैयारी। इसी के हिसाब से फिर क्वेश्चन पेपर लगाओ, और इसी के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। ये मेंटोर का काम है, क्योंकि ये हर बच्चा तो नहीं समझ सकता ना। जो बच्चा BA पास MA पास करके आया, वो क्या समझेगा कि सिलेबस में ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोगों ने खुद एग्जाम दिया है, खुद परीक्षा पास करी है, परीक्षा पास करके सालों साल जब पढ़ाया हमने, तब जाके हमें समझ आया कि क्या महत्व है इस सिलेबस का, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या रेलिवेंसी ऑफ द सिलेबस ऑफ द NTA NET JRF पॉलिटिकल साइंस की। तो बच्चों, हमने ये बात करी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है। इस पूरे लेक्चर को मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो आपकी तैयारी में सबसे पहला पायदान क्या है, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सिलेबस।
और फिर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और तीसरी मैंने कहा कि मेंटोर का आपका बड़ा रोल होता है। तो मेंटोर का काम यही होता है कि आपकी जो तैयारी कराई जाए वो सिलेबस जो कह रहा है उसके हिसाब से तैयारी कराई जाए। और जब हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं तो कम समय में बहुत पढ़ लेते हैं और कम समय में सफलता भी हमें मिल जाती है। तो यूट्यूब पर हमारे जो लेक्चर आएंगे, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो वो लेक्चर जो हमारा टारगेट रहेगा कि आपका जून जो 2023 में आपका पेपर होने वाला है उससे पहले लगभग हम सिलेबस आपको कवर करवा दें। तो आप द लाइसियम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने भविष्य का निर्माण करिए। और द लाइसियम आपके लिए सभी प्रकार से कंटेंट जो है फ्री उपलब्ध कराएगा। तो आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है द लाइसियम को अभी तक, तो आप लाइक करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जल्दी ही आप सोशोलॉजी, तो उस पर कंटेंट आपको मिल रहा है, और पॉलिटिकल साइंस का भी बच्चों कंटेंट जल्दी आने वाला है। तो आप हम द लाइसियम के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।